एक ट्वीट पूरी दुनिया को हिला सकता है। जी हाँ, अगर ये ट्वीट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हो तो दुनिया भर के लोग अब ये कहने लगे हैं कि ट्रंप से नहीं, ट्रंप के ट्वीट से डर लगता है। 2018 में दुनिया भर में ट्रंप का खौफ छाया रहा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ उन्होंने दुनिया भर में कभी ट्रेड वॉर के नाम पर तो कभी संरक्षणवाद के नाम पर हड़कंप मचाया। घरेलू बाजार में भी ट्रंप का साया खतरे की घंटी की तरह लटकता रहा। ऑटो से लेकर आईटी और मेटल से लेकर फार्मा शेयरों पर इसका खासा असर देखने को मिला। 2018 में ट्रंप के ट्वीट्स का जिन शेयरों पर असर दिखा, अगले साल उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा, हम इसी पर चर्चा करेंगे हमारे इस खास शो ट्रंप ट्वीट्स में। हम फ्लैशबैक 2018 की बात कर रहे हैं। कल हमने बात करी थी उन स्टॉक्स की जो 2018 के सितारे थे, जिनका जमाना दीवाना था। और जब फ्लैशबैक की बात कर रहे हो तो ट्रंप साहब के ट्वीट्स का कैसे जिक्र ना हो। सुबह उठ के ग्लोबल मार्केट्स का हाल, एसजीएक्स निफ्टी के साथ साथ सब मोबाइल फोन पर ट्रंप के ट्वीट्स चेक करते हैं। भाई ने कुछ लिख तो नहीं दिया। कितनी खबरें, कितने स्टॉक इंपैक्टिंग न्यूज हमें इस साल उनके ट्विटर पेज से मिली। तो आज अगले आधे घंटे ट्रंप ट्वीट्स पर फोकस करेंगे और दो देश के जाने माने एक्सपर्ट, मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा और जियोजीत फाइनेंशियल्स के गौरांग शाह, ये दोनों आज हमारी अगले आधे घंटे मदद करने वाले हैं। तो गौरांग, शुरुआत आपके साथ। अच्छा, हम आमतौर पे एनालिस्ट ढूंढते हैं तो टेक्निकल, फंडामेंटल, अब उसके साथ साथ तो आप लोग को ट्रंप ट्वीट्स का भी एनालिसिस करना पड़ा होगा इस पूरे साल, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका। अगर रात की नींद ट्रंप की ट्वीट से हम खराब करेंगे तो सुबह उठकर मस्तिष्क स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाएगा और उसी तकलीफ को लेकर के हम मार्केट में निवेश भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि, और तकलीफ ये है कि वो वहाँ पर ट्वीट करते हैं तो हम सोते हुए होते हैं, और सुबह उठकर जब ट्वीट का पता चलता है तो जैसे मैंने पिछली बार बताया था, काया और कुंडली दोनों पलट जाती है। तो मैं ये मानता हूँ कि उनकी ट्वीट से ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए हम किन क्षेत्रों में निवेश करते हैं, किन कंपनियों में निवेश करते हैं। और एक बात है आशीष कि हमारा देश एक खपत से चलने वाला देश है। अगर ट्रंप की ट्वीट का किसी को डर करना है तो वो चीनी लोगों को करना है, और चीन को करना है, ना कि हमको। बनस्पत के हमारे यहाँ पर जैसे मैंने बताया कंजम्पशन ड्रिवन थीम है, तो उनके वजह से ट्वीट के कारण अगर किसी क्षेत्र अच्छे स्टॉक में जहाँ पर हमारी कवरेज है, जहाँ पर हमारी राय है, कवायद है निवेश करने की, वहाँ पर गिरावट आती है तो हम उसको मौके के रूप में देंगे, ना कि धोखे के रूप में। बिल्कुल ठीक। तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। चीनी लोग घबराए, हम हिंदुस्तानियों को ज्यादा घबराने की इस समय तो जरूरत नहीं है। अच्छा, इस शो में एक काम करता हूं, ये जो ट्रंप ट्वीट्स की मैं बात कर रहा हूं, 2018 में क्या ट्वीट्स करे, और उसी को पैक बनाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले तो मार्केट का मूड और यूएस मार्केट का। तो एक ट्वीट लेकर आए स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब, जब ट्रंप साहब ने कहा था कि स्टॉक मार्केट्स ऑल टाइम रिकॉर्ड हाईज छुए हैं और ये कॉन्फिडेंस दिखाता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पर, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अमरीश, यूएस मार्केट्स अब तो खासे प्रेशर में है। 500 पॉइंट की वोलेटिलिटी रोज की वो नॉर्म बन चुकी है। एस&पी साल के लोज पे खड़ा है, और वो रसेल इंडेक्स जो उनका स्मॉल कैप्स वो बियर मार्केट टेरिटरी में है। तो क्या जरूरत से ज्यादा भाग लिए थे क्या? देखिए, यहाँ भी ट्रंप साहब मुझे लगता है कि जो बुलिश एनालिस्ट है उसकी तरह बिहेव किया है उन्होंने। जब मार्केट्स ऊपर जा रहे थे उस वक्त काफ़ी मार्केट्स के बारे में वही बात कर रहे थे कि मार्केट हाई है और इतना अच्छा है अमेरिका के लिए। और जब से करेक्शन चालू हुआ उसके बाद मार्केट्स के बारे में ज़्यादा ट्वीट्स नहीं है उनके। तो आई थिंक क्लियरली आई थिंक वी नीड टू कीप अ टैब, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है और जब भी वो ट्वीट करते हैं तो ही इज़ मैनेजिंग मोर थ्रू ट्वीट्स देन एनीथिंग एल्स। तो आई थिंक वी नीड टू कीप अ टैब ऑन द ट्वीट्स, और उसके कारण हम लोग देखते हैं कि काफ़ी आई मीन करेक्शंस भी हुए। तो यूएस में प्रेशर अभी माउंट होना बचा है क्या? लग रहा है ऐसा मूड है क्या? अभी भी लगता तो है ना, जगह है काफ़ी, क्योंकि बोल रहे हैं कि देयर वुड बी अ स्लो डाउन इन द यूएस। तो आई थिंक वी नीड टू कीप अ टैब ऑन दैट। अच्छा, आज आपको याद होगा, आज शाम को 2 दिनों की जो फेड की बैठक है उसका आउटकम आना है। उससे पहले कल देर रात को ट्रंप साहब का फिर एक ट्वीट आया जिसपे उन्होंने कहा कि फेड को वॉल स्ट्रीट जर्नल का एडिटोरियल पढ़ना चाहिए। इलिक्विडिटी है, इलिक्विड है मार्केट्स, और स्क्वीज नहीं करना चाहिए लिक्विडिटी को,
और 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा अब दरें नहीं बढ़नी चाहिए। और ये तो एक ट्वीट है। जेरोमी पावल साहब के अगेंस्ट में तो ट्रम्प साहब ने एकदम धावा बोल दिया था, आप लोग को याद होगा किस तरह से ट्वीट्स हुए थे कि बार बार फेड पर जेरोमी पावल मेरी चॉइस पर ही मैं सवाल उठा रहा हूं। अपनी तमाम स्पीचेस में ट्वीट्स पर सवाल उठाए गए। लेकिन गौरांग, आज क्या एक्सपेक्टेड एंटिसिपेट कर रहे हैं फेड के आउटकम में? दरें बढ़ना तो शायद तय होगा, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कमेंट्री होगी। ये ट्रम्प साहब का दबाव दिखेगा क्या उस कमेंट्री में? तो आशीष, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से राष्ट्रपति के रूप में ट्रम्प साहब पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने फेड और फेड चीफ के ऊपर इस तरह की टिप्पणियां की हैं। इसके पहले मुझे नहीं याद कि अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने फेड या फेड चीफ के बारे में ऐसी बातें कही हो। और ऐसा लगता है कि ट्रम्प साहब अपने आप को सर्वगुण संपन्न व्यक्ति मांगते हैं, क्योंकि वो जो भी बोलते हैं करते वही सही है, बाकी जो बोलते हैं करते वो एकदम गलत है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। दूसरी बात, जब से फेड ने ब्याज दरें बढ़ानी शुरू की है तब से लेकर के आज तक और जितनी मात्रा में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पिछले साल से बिकवाली की है, जिसके सामने स्थानीय संस्थागत निवेशकों के कारण ने डटकर उसका सामना किया और खरीदारी की है। और ये जो पूरा माहौल है, मुझे नहीं लग रहा है कि हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए फेड क्या करेगा, फेड के चीफ क्या करेंगे और उसके ऊपर ट्रम्प साहब क्या टिप्पणी करेंगे। मेरा मानना है कि ब्याज दरें बढ़ी है तो हमारे यहाँ पर अगर नकारात्मक परिस्थिति खड़ी होनी थी तो वो पिछले साल भर के पहले ही खड़ी हो जाती और भी नकारात्मक परिस्थिति नीचे की तरफ जाती अगर हम ज़्यादा चिंता करते हैं फेड क्या करती है। फेड क्या करती है उसका मेरे ख्याल से ध्यान अमेरिका को देना चाहिए। ब्याज दरें बढ़ती है तो मुझे नहीं लग रहा है कि हमारा यहाँ पर भारी मात्रा में जो विदेशी संस्थागत निवेशक है वो बिकवाली करके डॉलर अपने देश लेके जाएंगे। इनफैक्ट जिस तरीके के आंकड़े आए, जीडीपी ग्रोथ आए, आईआईपी आंकड़े आए, इन्फ्लेशन नीचे आया है, महंगाई दर नीचे आई है, मेरे ख्याल से एक केस यहाँ पर बिल्कुल बनता है कि पैसे आने चाहिए न कि जाने चाहिए यहाँ पर। तो पैसा आएगा। और वैसे कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि 2019 के लिए फेड अब किस तरह के रेट हाइक्स, वो डॉट प्लॉट जो हम बड़ा कीनली देखते हैं, किस तरह के रेट हाइक्स वहां पे नजर आते हैं, सब उस पे आज रात में नजर बना के रखेंगे। 11:30 बजे आज भारतीय समय अनुसार देर रात वो आउटकम आएगा। अच्छा, एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज जिस बात पे गौरांग कह भी रहे थे कि लास्ट टाइम जब मैं आया था हमने शो करा था, आपको याद होगा, तब मैंने कहा था सुपरमैन, ही मैन, स्पाइडरमैन आपने सुना होगा, एक नए टैरिफ मैन आ गए। वो ट्रम्प का ट्वीट बड़ा इंटरेस्टिंग था जिसपे हमने वो शो बना डाला था, टैरिफ मैन। उन्होंने कहा था कि अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं हमारे पास, मेक अमेरिका रिच अगेन, वो टैरिफ पे उन्होंने ट्वीट करा था। पर अमरीश, 90 डेज का पॉज वो चाइना के साथ अब लिया है इन्होंने, लग रहा है क्या सहमति बनेगी या 2019 का भी की ओवरहैंग 2018 की तरह ये टैरिफ वॉर कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा? मुझे तो लगता नहीं कि बहुत दिन कंटिन्यू होगा, क्योंकि इट हैज ऑलरेडी एक्सटेंडेड। ये 90 डेज में उम्मीद करूं कि कुछ सुलझा लेंगे, कुछ ना कुछ सुलझा लेंगे, बिकॉज अमेरिका ऑल्सो कैन नॉट अफोर्ड दिस टैरिफ वॉर। जो प्रेशर डालना, मार्केट, स्टॉक मार्केट शायद यही रियलाइज भी कर रहा है। हाँ। और मुझे लगता है कि जो प्रेशर डालना था डाल चुके हैं। एंड आई थिंक वी शुड टेक अ लीफ आउट ऑफ जो उन्होंने नॉर्थ कोरिया के साथ नेगोशिएट किया था। इट इज अ सिमिलर थिंग विद चाइना, बट चाइना इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, तो इसीलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। आई थिंक दिस इज ओनली अ नेगोशिएशन जो हो रहा है। डिनर टेबल पे ट्रम्प साहब पिघल जाते हैं। नॉर्थ कोरिया में भी वैसे हुआ था, डिनर करा, सिंगापुर में पिघल गए, और यहाँ शी जिनपिंग के साथ भी डिनर करके 90 डेज का तो पॉज आ ही गया। अच्छा चलिए, ये तो मैंने मार्केट्स के मूड को गॉज करने की कोशिश करती है अपने एक्सपर्ट से ट्रम्प के तमाम 2018 के ट्वीट्स के जरिए। अब यही ट्वीट्स के जरिए हम लोग एक काम करते हैं, स्टॉक्स पे फोकस करते हैं। ट्रम्प साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट करा था, अमेरिकन वर्कर्स फर्स्ट। मैं सिर्फ ट्वीट के हाईलाइट दे रहा हूं, इसके आगे पीछे का थोड़ा बहुत ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पे भी तमाम ट्वीट्स आते रहेंगे। प्रोटेक्शनिज्म की बात करी थी, और ये प्रेसिडेंट बनने से पहले से ये बातचीत शुरू हो चुकी थी। जब ये इलेक्शन के लिए रैलीज करते थे तब इन्फोसिस तक का नाम इन्होंने ले डाला था, तब वो प्रोटेक्शनिज्म की डर शुरू हुआ था। पर गौरांग, ये ज्यादा थीम प्ले आउट नहीं हुई। H1B वीजाज के नियमों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे थोड़ा टाइटनिंग वगैरह हुई, पर जिस तरह का डर लगा था, जिस तरह की हम लोग अज्यूम कर रहे थे कि ट्रम्प साहब बड़ी दिक्कतें करने वाले हैं, ऐसा अब तक तो प्ले आउट हुआ नहीं है। और उससे कई सारी इंपॉर्टेंट आईटी कंपनीज जुड़ी हुई हैं उस थ्रेड से, इन्फोसिस, TCS, विप्रो। ये अब डर खत्म हो जाना चाहिए या 2019 में फिर से हल्ला कर सकते हैं ट्रम्प साहब? और इन स्टॉक्स पे सर कॉल क्या होगा, कौन सी प्रेफर्ड बेट 2019 के लिहाज से मैं जानना चाहता हूं। तो आशीष, पिछले साल 1.5 साल में भारतीय आईटी कंपनी के क्षेत्र के शेयरों ने
30% से लेकर के 100% से आज उससे ज़्यादा के रिटर्न खड़े करके दिए। पहली बात। दूसरी बात, मेरे ख्याल से ट्रम्प साहब को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर ये प्रतिबंध लगाते हैं, बाहर के मुल्कों के जो कामकाज करने वाले व्यक्ति हैं, अमेरिका में दाखिल करने में उनको दिक्कत आती है या वीज़ा देने में दिक्कत आती है, तो क्या उनके पास उतनी ताकत है कि वो खालीपन को भर सके? ये एक सबसे बड़ा सवाल है, जो मुझे लग रहा है कि मेरे हिसाब से जो मेरे पास मालूमात है उतनी टैलेंट है नहीं, पूल ऑफ टैलेंट है नहीं, तो खामियाजा उधर पड़ेगा। और आईटी, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म आज के तारीख में इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है और इतना खतरा बढ़ गया है कि आपको दिन ब दिन अपने आप को री इन्वेंट करना चाहिए और रीडेवलपमेंट करना चाहिए और जो भी खामियां हैं उनको सुधारना चाहिए। तो उस स्तर पर मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि और ज़्यादा नियमों को लेकर के कड़े नियम लाएंगे या फिर किसी तरह का बड़ा परिवर्तन करेंगे। और अगर निवेश लायक रणनीति रखनी है तो हमें काफ़ी कुछ पसंद है हमारी आईटी सेक्टर में, और ख़ास करके मिड कैप आईटी में तो हमारी पसंद कुछ ज़्यादा है। और मिसाल के तौर पर L&T, इन्फोटेक और टेक्नोलॉजीज ही ले लीजिए, IPO से 1.5 से 2 गुना बढ़ चुका है ये। साइंस लिमिटेड, NIT टेक्नोलॉजी, लेकिन इन्फोसिस, TCS और विप्रो, ये 3 अगर दिग्गज का अगर आप बात करते हैं तो हमारी खरीदारी की राय है इन्फोसिस और TCS पर। इन्फोसिस पर 1065 का लक्ष्य है, TCS पर 2450 का, और विप्रो पर अगर आपको ऊपर के तरफ के दायरे मिलते तो वहाँ पर बिकवाली की राय है। गौरांग एकदम मूड बदल के आ रहे हैं आजकल इस शो में। इन्फोसिस की टारगेट एक बार वापस लेकर आइए। वो मेरे ख्याल से 50-60% आपने अपसाइड लिखा हुआ है, 61% का अपसाइड। ओ बाप रे। और TCS में तो ये तेजी और कंटिन्यू होगी शायद। अब बहुत ज्यादा प्रोटेक्शनिज्म की बातें ना हो, कोई गाज इन कंपनीज पे गिरे ना। L&T के ट्विंस जो IT में हैं उन पर रडार पे रखें मिड कैप स्पेस पे, और TCS और इन्फोसिस, इन दोनों में तगड़ा उछाल 2019 में आपको देखने को मिल सकता है। 2018 में आउट परफॉर्मेंस IT में था, 2019 में लाइकली कंटिन्यू होगा। मैंने प्रोटेक्शनिज्म से इसलिए शुरुआत करी क्योंकि इलेक्शन स्पीचेस में भी, रन अप टू इलेक्शंस में भी ट्रम्प साहब ने इसी से शुरुआत करी थी। ये वो सबसे पहला पॉकेट था जिसको डर लगना शुरू हुआ था। दूसरा, ये जो टैरिफ और ट्रेड वॉर की हम बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत एक ट्वीट से हुई थी, जब ट्रम्प साहब ने लिखा था कि जॉब्स और इकोनॉमी के फ्रंट पे ग्रेट नंबर्स, अब हालात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, पर मुझे स्टील और एल्यूमिनियम की जो डंपिंग हो रही है वो पसंद नहीं है। और इसके बाद चाइना के स्टील एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पे टैरिफ लगे, और उसके बाद दुनिया भर के ज्यादातर की मार्केट्स में हम पर सब पे वो टैरिफ इंपोज होते हुए नजर आए। अब हमारा बहुत ज्यादा डायरेक्ट एक्सपोजर तो नहीं है यूएस से, पर इस टैरिफ के चलते डंपिंग शुरुआत हो गई थी, उसने मूड बिगाड़ा था। तो हिंडाल्को, टाटा स्टील, JSW स्टील, ये वो स्टॉक्स थे जो खासे इंपैक्ट हुए थे। अब कुछ सैनिटी लौटी है क्या? बाजार के हाल क्या, और अब मेटल कंपनीज का क्या कॉल होगा? मेटल कंपनीज पे मैं उतना पॉजिटिव नहीं हूँ, क्योंकि जो साइकिल शुरू हुआ था 2015 में वो शायद टॉप आउट हो चुका है। और मुझे लगता है कि आई मीन वी कुड हैव दीज इंटरमीडिएट रैलीज, क्योंकि जब ये ट्रेड वॉर ख़त्म होता है तो एक इंटरमीडिएट रैली तो श्योरली मिलेगा। तो उस वक्त मैं बोलूँगा कि उस रैली में एक बार शायद बुक कर लेना चाहिए, स्पेशली स्टॉक्स लाइक टाटा स्टील एंड JSW। टाटा स्टील में मुझे लग रहा है कि करीब 580 तक जा सकता है, और JSW अबाउट 340-350। उस रैली में एक बार निकल जाना चाहिए, क्योंकि रैली आएगी, उस रैली में एग्जिट करने के मौके ढूंढो। एब्सोल्युटली 2019 के लिए की थीम प्ले आउट शायद अब ये ना हो। की थीम शायद स्टील नहीं रहेगा, की थीम शायद सीमेंट रह सकता है। हाँ, अब तो खैर सीमेंट आज फोकस में है। GST काउंसिल की बैठक हमारे सामने खड़ी हुई है, देखते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग जब ट्वीट करा था ट्रम्प साहब ने, जब आपको याद होगा ऑटो कंपनीज पे दिक्कतें आई थी, तब ट्रम्प साहब ने ट्वीट करा था कि चाइना से जो US कार भेजी जाती हैं उनमें हम 2.5% ड्यूटी लगाते हैं, और हमारे यहां से जो चाइना जाती है उसमें 25% टैरिफ लगती है। स्टूपिड ट्रेड। ये पिछले कई सालों से ऐसा चल रहा है, इस तरह का ट्वीट आया था। और उसके बाद आपको याद होगा वो ट्रेड वॉर एस्केलेट होता हुआ नजर आया था, टैरिफ वॉर एस्केलेट होता हुआ नजर आया था। अब ये इसमें वो ऑटो कंपनी जो ग्लोबल एक्सपोजर रखती हैं उनको दिक्कतें हुई, हमारे यहां भी ऐसा ही हुआ, और ऑटो में स्लो डाउन की खतरे बात होने लगी ग्लोबली। टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, ये वो कंपनीज थी जो ग्लोबल एक्सपोजर रखती हैं, और इनके स्टॉक्स में आपने देखा होगा दबाव भी बनता हुआ नजर आया था। गौरांग, क्या कॉल होगा इस स्पेस पर? अभी भी 2019 में प्रेशर कंटिन्यू होने वाला है, या कहीं सिलेक्टिवली खरीदारी करने के मौके ढूंढूं? इंपैक्ट तो पड़ा इन स्टॉक्स पे सर।
मुझे तो मौके परिवर्तन के रूप में बेहतर के लिए सुधार होते हुए नज़र आते हैं। इन सभी कंपनियों के जो आपने जिक्र किया, टाटा मोटर या फिर ऑटो एंक OEM सेगमेंट में भारत फोर्ज हो या मदरसन सुमी हो, और सिर्फ अमेरिका ही एक बड़ा मार्केट है इन सब कंपनियों के लिए, ऐसा नहीं है। अमेरिका को छोड़ करके विश्व भर में और भी कई देश है जहाँ पर लोग जैगुआर लैंड रोवर चलाते हैं, या फिर भारत फोर्ज अपनी जो चासीज़ है वो एक्सपोर्ट करती हैं, या फिर मदरसन सुमी जो कि OEM सेगमेंट में इक्विपमेंट बनाती है, कोर कंपोनेंट्स बनाती है, वो गाड़ियों में लगती है। तो टाटा मोटर, भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, ये तीनों ही निवेश लायक विकल्प है हमारे तरफ से, और कवायद भी की है हमने। और लक्ष्यांक के रूप में अगर आप बात करें तो 360 का लक्ष्यांक है 2 से ढाई साल के नज़रिए से। ये तीनों ही कंपनी ऊपर अगर 2 से ढाई साल या उससे अधिक का समय सीमा है आपके पास, तो 360 के लक्ष्यांक है टाटा मोटर पर, 750 के आसपास के लक्ष्य है भारत फोर्ज पर, और 230 के आसपास मदरसन सुमी पर। टाटा मोटर्स डबल होगा तो कईयों को रिलीफ, कहते हैं ना, म्यूजिक टू ईयर्स। कई लोग फंसे हैं स्टॉक में। 2019 में तमाम स्टॉक अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। ब्रेक लूं उससे पहले एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट आया था ट्रम्प साहब का इस साल 2018 में। फाइजर और बाकी फार्मा कंपनीज अशेम्ड होनी चाहिए जिस तरह से वो प्राइस राइज करती हैं, बिना किसी कारण के गरीबों को दिक्कतें देती हैं। हम इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। और ये ट्वीट करना था, अमेरिका में प्राइसेस कोलैप्स होना शुरू हो चुके थे। ट्रम्प साहब को कुछ एक्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, वो ट्वीट ही काफी था, और उसका खामियाजा भारतीय कंपनियों ने भी भुगता था। आपको याद होगा 2018 के रिजल्ट जब आ रहे थे क्वार्टरली, हर कंपनी ने यूएस में प्राइसिंग प्रेशर झेले थे। सन फार्मा, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डी, ये सिर्फ मैं दिग्गजों की बात कर रहा हूं। अदरवाइज अक्रॉस सेक्टर जिनका यूएस में एक्सपोजर था, दिक्कतें देखने को मिली। अमरीश, और ये फार्मा अब तक रिवाइव नहीं हुआ है, इस होप में कि अब हमेशा फॉल स्टार्ट ही रहा है। कॉल क्या होगा? देखिए, जो भी फार्मा स्टॉक्स फ्रॉम 2012-13 टू 2016 जो भी परफॉर्मर्स थे, सभी के एक्सपोजर थे यूएस में, और शुरू हुआ था यूएस एफडीए के इश्यूज से। इस साल के बिगनिंग में हम लोग देख रहे थे कि यूएस एफडीए के इश्यूज तो ख़त्म हो रहे आस्ते आस्ते, पर उसके बाद प्राइसिंग प्रेशर चालू हो गया। तो लगता है कि अभी भी इश्यूज है फार्मा सेक्टर में, ऑल्दो इट इज़ स्लाइटली बेटर देन व्हाट वी हैड सीन अबाउट अ ईयर बैक। तो टाइम लगेगा, ये सब स्टॉक्स अभी भागने वाले नहीं हैं, पर यहाँ से डाउनसाइड लिमिटेड है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि अभी जो भी सन फार्मा डिस्पाइट द एडवर्स न्यूज़ उसके बाद काफ़ी करेक्ट किया है, लुपिन और इवन डॉक्टर रेड्डी, आई थिंक ऑल दीज आर होल्ड्स। डॉक्टर रेड्डी पॉसिबली इज़ अ बाय, क्योंकि डॉक्टर रेड्डी में अभी बाकी प्रॉब्लम्स नहीं है जो लुपिन और सन फार्मा में है। सो आई वुड से डॉक्टर रेड्डी यदि यहाँ से थोड़ा करेक्ट करता है, बिकॉज इट हैज़ कम अप फ्रॉम 2000 लेवल्स टू अबाउट 2600, तो करीब 2400 2450 तक करेक्शन आता है, तो लेना चाहिए। मेरा टारगेट है यहाँ पे 2920 का। थोड़ा ठंडा पड़े तो खरीदारी करने के मौके ढूंढने, डॉक्टर प्रिफर्ड बेट होगा इस पूरे फार्मास्यूटिकल दिग्गजों में 2019 के लिए।